हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश पेडागोजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमारा पेपर 5 जुलाई को भी होता है तब भी हम पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। वहाँ से आपको क्वेश्चंस को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, भाषा को जब भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो उसको सीखने के प्रिंसिपल क्या है, उसको सीखने के सिद्धांत क्या हैं। लैंग्वेज, आप सभी को पता है लैंग्वेज क्या होती है। भाषा, भाषा क्या होती है। भाषा की हेल्प से हम क्या करते हैं, लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं। लैंग्वेज की हेल्प से हम अपने थॉट्स, हमारे आइडियाज, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा सा फास्ट रीड करूंगी, क्योंकि ये सभी बेसिक सी बातें आपको पता है, जस्ट रीड आउट करना है हमें। ठीक है, तो लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम सबको पता है कि लैंग्वेज की अगर हमें भाषा आती होगी तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है वो है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे विचारों को के आदान प्रदान का एक माध्यम है। मीडियम ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज की हेल्प से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जब भी हम किसी बच्चे को लैंग्वेज टीच करवा रहे हैं या कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो उस टाइम पर हमारा एम क्या होता है। बेसिकली मान लो हम इंग्लिश पेडागोजी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा एम क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा बच्चा है, वो इंग्लिश को रीड कर सके। ठीक है, इंग्लिश, अगर कोई पर्सन इंग्लिश स्पीक कर रहा है तो उसे अच्छे से समझ सके, उसको फ्लुएंटली बोल सके। ठीक है, तो हमारे मेन एम यही होते हैं। तो अंडरस्टैंड द स्पीकर लैंग्वेज, जो बोल रहा है उस बंदे की बात को वो समझ सके। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को वो डेवलप कर सके। अपने फीलिंग्स को वो फ्लुएंटली बोल सके, उनको राइट कर सके। अगर ऐसे ही लर्न टेक्नोलॉजी लैंग्वेज, अगर हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उससे क्या होगा, हम कंप्यूटर को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ अदर लैंग्वेजेस हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया। ठीक है, म्यूज़िक की लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो हम म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। ठीक है, हम म्यूज़िक गा सकते हैं, म्यूज़िक में निपुण हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ को टीच करवाते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम उसके बारे में, उससे रिलेटेड सभी स्किल्स को डेवलप कर सके। ठीक है, लैंग्वेज इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता है कि भाषा, हमने पढ़ लिया कि भाषा हमारे कम्युनिकेशन का प्राथमिक माध्यम है। ठीक है, तो ये भी बोल सकता है, वो ऑप्शन दे देगा आपको, लैंग्वेज, डेलिकेट। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, और प्राइमरी सोर्स पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है, लैंग्वेज। से इंटरनेशनल लैंग्वेज, आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो आपसे इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करता है तो इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, और इंडिया के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कौन सी है, हिंदी। ठीक है, तो और ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्या है, हिंदी। बट अगर वो एनसीएफ के अकॉर्डिंग एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछता है तो आपको इंग्लिश टिक करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें सभी चीज़ें मिल जाती हैं, लिटरेचर, साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, टेक्निकली सभी चीज़ें हमें इंग्लिश के अंदर मिल जाती हैं। इंग्लिश इज ए प्राइमरी लैंग्वेज। देखिए, इंडिया के अंदर हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज है। ठीक है, बट इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है कुछ न्यूज़पेपर्स में, जो हमेशा इंग्लिश में ही छपते हैं। ठीक है, कुछ न्यूज़ चैनल्स पर, और बहुत सारी बुक्स भी ऐसी हैं जो जिनके लिए इंग्लिश ही प्रेफर की जाती है, या इंग्लिश में ही वो अपनी बुक को छापते हैं। तो वहाँ पर प्राइमरी सोर्स क्या है, इंग्लिश। मैक्सिमम रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, आप मान के चलिए हम वॉशिंग मशीन भी लेके आते हैं। ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट है जो चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज तो हमें समझ नहीं आती है, बट उसके ऊपर इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं।
ठीक है। उस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पर जो लेबल लगा होता है वो किस में लगा होता है, इंग्लिश में, ठीक है। और भी हम कोई भी अप्लायंसेज या कुछ भी खरीद कर लाते हैं तो उस पर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो इंग्लिश में आपको ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में भी हो, बट इंग्लिश में भी मिलती ही मिलती है। मैक्सिमम रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, अगर हमने इंग्लिश सीख ली तो क्या होगा, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हम हमारे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते टाइम, ठीक है। देखिए आ गया, यहाँ पर भी आ गया, इन इंडिया इंग्लिश इज रिगार्डेड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इंडिया के अंदर इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह, फिर भी हम इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को नकार नहीं सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब मेन पॉइंट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लर्न करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आपको समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग होता है अनुबंधन का सिद्धांत। हिंदी में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको हिंदी पेडागोजी में अलग से ये सभी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर जो है वही उसी से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि यही सिद्धांत हिंदी टीचिंग में भी है क्योंकि वो भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब भी हम इसमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को दिखाकर सिखाते हैं, ठीक है, दिखाकर सिखाना। एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आप किसी बच्चे को बताना चाहते हैं कि बेटा ये लेमन है, ठीक है, आप बच्चे को नींबू दिखाते हैं तो, और आपके पास अमरूद भी है, अगर आप दोनों में डिफ्रेंशिएट भी करना चाहते हैं या उसको समझाना चाहते हैं कि ये लेमन है तो आपको उसके सामने लेमन लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो उस चीज़ को समझ पाएगा, उस चीज़ को याद कर पाएगा। तो थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि जब भी हम बच्चे को किसी चीज़ के बारे में सिखाते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो हमें उसे मूर्त रूप में वह चीज़ दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि बच्चा पानी बोले, ठीक है, तो आपको उसके सामने पानी लेकर आना पड़ेगा। अगर आप उसको दूध चाहते हैं कि वो दूध बोलना सीखे या दूध की पहचान करे तो आपको उसके सामने दूध लेकर आना पड़ेगा, तभी वो चीज़ों को इजीली सीख पाएगा। तो थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग क्या कहती है कि हम चीज़ों को देखकर सिखाते हैं, ठीक है। सेकंड है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या कहता है, यानी कि अनुकरण का सिद्धांत। बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जैसे कैटी, शर्ली, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा है ना अनुकरण से काफ़ी कुछ सीखता है। आपने देखा होगा अगर किसी घर में बच्चे की जो मॉम है वो बच्चे के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करती है तो बच्चा कैसी लैंग्वेज सीखता है, इंग्लिश सीखता है, ठीक है। अगर उसी घर में हरियाणवी बोली जा रही है तो बच्चा कैसे लैंग्वेज सीखेगा, हरियाणवी बोलेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपने परिवारजनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी मदर को बोलते, जिस लैंग्वेज में बोलते हुए देख रहा है उसी लैंग्वेज की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, उसी का अनुकरण कर रहा है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज़ को भी प्रूव किया है कि जो बच्चा है वो अनुकरण से सीखता है। ये क्या है, हमारा अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज लैंग्वेज को टीच करवा रहे हैं तो अनुकरण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी मायने रखती है। थर्ड है हमारा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखिए ये सबसे मेन पॉइंट कह के चलिए इसको, क्योंकि देखिए जब भी कोई बच्चा मोटिवेट ही नहीं है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो लैंग्वेज सीख सकता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी को लैंग्वेज सिखा रहे हो, बच्चा नहीं कोई भी लेके चलिए, जब भी आप लैंग्वेज सिखाना चाहते हो उसको, तो उसका सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, उसका इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उस चीज़ को सीख सकता है। थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, कि ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को सिर्फ बुक रीड करवाए जा रहे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है। आप क्रिएटिविटी लेकर आइए अपनी टीचिंग के अंदर, ठीक है। जब आप क्रिएटिविटी लेकर आते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है, वो उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। अब ये चीज़ें आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, तो उनको बोल सकते हैं, वर्क ही करने के लिए दे सकते हैं कि आपको घर से ये करके लाना है। जैसे
प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बोल सकते हैं कि आपके आसपास जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को इकट्ठा करके उनके नाम लिख के लाने हैं, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं कि लेसन के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो बच्चा बड़ा अटेंटिव होकर सुनता है, ये सोचता है, उसके माइंड में क्रिएटिविटी चलती रहती है कि शायद टीचर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बना के हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी का जब भी हम किसी लैंग्वेज को टीच करवा रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होता है, वो चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट होकर काम करते हैं। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, अब देखिए थॉर्नडाइक थे हमारे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब तक हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, अगर हम डांस सीख रहे हैं उसमें भी, सभी चीज़ों में ये चीज़ अप्लाई होती है कि जब भी हम लैंग्वेज टीचिंग में तो है, जब भी हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ हमें उतनी ही ज़्यादा याद रहेगी। उसके बाद आता है हमारा थ्योरी ऑफ रिपीटेशन, यानी कि आवृत्ति का सिद्धांत। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जब भी हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, मान लीजिए ये लेसन है, ठीक है, आज आपने एक बार वीडियो देख लिया, अगर आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है, खुद भी रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप भूल जाएंगे, आपको बेसिक चीज़ें भी याद नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप वीडियो सुन के एक बार खुद से भी इसको रीड कर लेंगे, उससे भी इतना इफेक्ट डल जाएगा कि आप समझ जाएंगे बेसिक बातों को कि हाँ इसमें ये होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, रिपीट हुआ ना, आपने उसको एक बार रिवाइज कर लिया दोबारा से, ठीक है। तो रिपीटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। थ्योरी ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन होता है सहचर्य का सिद्धांत। सहचर्य से हमारा, यानी कि एसोसिएशन से हमारा क्या मतलब है, देखिए कि चीज़ों को जब भी हम किसी लैंग्वेज ही सिखा रहे हैं तो क्या करना है, हमें उसको किसी चीज़ के साथ रिलेट करके सिखाना है, ठीक है। मान लो आप इंग्लिश टीच कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लो आप प्रोनाउन सिखाने लग गए बच्चों को, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको पहले नाउन से लेकर चलो कि हमने नाउन पढ़ा था, नाउन में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको रिलेट करके पढ़ाओ, उससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने सिंपल सा एग्जांपल लो कि अगर माँ चाहती है कि बच्चा, घर में माँ भी होती है दादी भी होती है, ठीक है, अब बच्चा माँ बोलना तो सीख गया, लेकिन जब तक उसे ये चीज़ ही नहीं पता होगी कि ये इसको, इस बंदे को माँ बोलना है, इसको दादी बोलना है, तो वो नहीं सीख सकता ना। तो आपको अगर बच्चे को माँ बोलना सिखाना है तो उसकी माँ के सामने ही माँ बुलवाना पड़ेगा, ताकि वो समझ जाए कि हाँ ये मेरी मदर है और ये मेरी दादी है, ठीक है। तो हमें चीज़ों को रिलेट करके सिखाना होता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज, थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज में क्या कहता है कि जब भी हम किस लैंग्वेज को टीच करवा रहे हैं ना, तो हमें उसे सभी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, यानी कि LSRW, ठीक है। LSRW का मतलब क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। RW ऐसे होती है सीरीज, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें उसे सिखानी पड़ेंगी, तभी वो एक लैंग्वेज को प्रॉपर सीख सकता है। अगर इनमें से एक भी स्किल वो नहीं सीख पाता है तो उसकी लैंग्वेज लर्निंग इनकम्प्लीट मानी जाती है, ठीक है। थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, देखिए आप अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना आपने, तो ये सिद्धांत तो आपको आना ही आना चाहिए कि आप क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, किस तरह से अपने लेसन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप भी बच्चों के साथ लग गए एक सभी लाइनें पढ़ने, ठीक है। पढ़ने का काम बच्चों का है, ये उन पर छोड़िए, आप उनसे पढ़वाइए। आपको चीज़ों को सिलेक्ट करके पूरे टॉपिक के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर क्या है वो चीज़ बतानी है। आपको थ्योरी ऑफ सिलेक्शन आना चाहिए, तभी आप अपनी टीचिंग को थोड़ा सा इम्प्रेसिव बना सकते हैं और तभी स्टूडेंट्स आपसे अच्छा सीख सकते हैं। थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है क्वेश्चंस में भी कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम सभी चीज़ों को चाइल्ड सेंटर्ड लेकर चलेंगे। बच्चों की जो स्वभाव है, उनकी जो रुचि है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो कैपेसिटी है, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है, तभी हम हमारी टीचिंग को, बच्चों की लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं।
थ्योरी ऑफ मदर टंग। थ्योरी ऑफ मदर टंग का मतलब है कि जैसे आप इंग्लिश पेडागोजी सीख रहे हैं ना, तो मैं आपको कौन सी लैंग्वेज में टीच कर रही हूँ, मदर टंग में, ठीक है। हमारी मदर लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या है, हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी। तो इससे क्या हो रहा है, चीज़ें थोड़ा सा ईजिली समझ में आ रही है ना। तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, नो। आप एक बार बच्चों को समझाइए उनकी मदर टंग में, जब वो मीनिंग समझ जाते हैं तब आप उनको बोल सकते हैं कि यू विल कंटिन्यू ऑन योर लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। थ्योरी ऑफ रेनफोरेसमेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं इस सिद्धांत पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। बीएफ स्किनर ने दिया था एक क्वेश्चन, तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रेनफोरेसमेंट किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने। देखिए थ्योरी ऑफ रेनफोरेसमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आज वो आपने बोला था कि साफ साफ हैंड राइटिंग में काम करके लाना, ठीक है, वो साफ हैंड राइटिंग में काम करके लाता है और आप उसको वेरी गुड स्टार कुछ दे देते हो, तो उससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है, खुद से मोटिवेट होता है। नेक्स्ट डे आपने उसको बोला भी नहीं कि आप अच्छे से काम करके लाना, फिर भी वो बिल्कुल साफ राइटिंग में काम करके लाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने वेरी गुड दिया था ना उसको, उसने क्या किया, रेनफोरेसमेंट का काम किया, पुनर्बलन का काम किया, ठीक है, उसको मोटिवेट किया, जिससे वो नेक्स्ट डे भी अच्छा काम करके लाया, ठीक है। थ्योरी ऑफ रेनफोरेसमेंट यही कहती है कि बच्चा अपनी सफलताओं से मोटिवेट होता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब भी आप टीच कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी सब्जेक्ट को, आपको ये थ्योरी ध्यान रखनी है कि सभी बच्चों की सीखने की जो क्षमता है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान रख के, ठीक है, बच्चों की लैंग्वेज कैसे जिस स्पीड से आप पढ़ा रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर भी पा रहा है, यानी सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको उसे टीच करना है। थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन को, ठीक है, थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि जब अगर जितना पॉसिबल हो सके ना, तो आप अपने सब्जेक्ट को, आप अपनी लैंग्वेज को डेली लाइफ से जोड़कर ही बच्चों को पढ़ाइए, डेली लाइफ से जोड़कर ही उसे चीज़ों को सिखाइए। थ्योरी ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्स्ट मटेरियल, देखिए ऐसा नहीं है इसमें, इसका क्या मतलब है कि अगर आप बच्चे को टीच करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज लेसन हमें कंप्लीट करना ही है, 15 पेज का लेसन था और आप लगे पड़े हैं पूरा 60 मिनट, तो इससे क्या होगा, बच्चे बोर हो जाएंगे। जो भी टेक्स्ट मटेरियल है, जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स लेके चले हैं, फिक्स होना चाहिए कि हम इस वे में टीच करेंगे, इतना करेंगे जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट रहे। अगर बच्चे इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं ना आपकी क्लास में, तो नेक्स्ट डे वो ऑटोमेटिक स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनको ये रहेगा कि टीचर तो 60 मिनट तक लगा ही रहता है, बोर कर देता है। तो आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप किसी लैंग्वेज को टीच कर रहे हैं, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। अब हम देखते हैं कुछ स्टेप्स, जब भी हम टीच करेंगे हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है, उन रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल है, ये सभी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं, हम सभी में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ करके चलिए। देखिए फर्स्ट है नोन टू अननोन, ठीक है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब भी आप किसी चीज़ को सिखा रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को उस चीज़ से जोड़कर चलिए। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन वाला ही एग्जांपल दिया था, ठीक है, आप नाउन बच्चों को सिखा चुके हैं, तो नाउन बच्चों को पहले से ही आता है, अब आप उनको प्रोनाउन सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, पहले नाउन के बारे में, नाउन से रिलेट करके फिर प्रोनाउन सिखाइए, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर उनको लेकर जाइए। उसके बाद आता है हमारा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्क्रीट मैंने पहले ही लिख दिया, बहुत ईजी आपके लिए समझना। कॉन्क्रीट होता है हमारा रियल थिंग्स, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट होता है हमारी इमेजिनेशन। तो चीज़ों को, जैसे अगर आप बच्चे को बताना चाहते हैं कि ये मैंगो है, ठीक है, तो आप क्या करिए, उसके सामने मैंगो लेकर आइए, ठीक है, आपने क्या किया, उसको रियल दिखा दिया, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे ही सिखाइए, मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाइए, ठीक है। आपने अगर उसको एक बार दिखा दिया तो बाद में अगर आप उससे वैसे भी पूछेंगे, वो तब भी बता देगा कि मैंगो ऐसा होता है, उसका कलर ऐसा होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर जाइए, चीज़ों को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वे में सिखाए। हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, चीज़ों को
सिंपल वे में स्टार्ट कीजिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर लेकर जाइए, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ के अगर आप एग्जाम्पल देना स्टार्ट करते हैं तो पहले इजी इजी एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बने, ठीक है, वो उन चीज़ों को सॉल्व करे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके बाद आप उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर लेकर जाइए, ठीक है। फोर्थ है हमारा एनालिसिस टू सिंथेसिस। देखिए पहले आप मान लीजिए आप चैप्टर ही रीड करवा रहे हैं, ठीक है, तो चैप्टर रीड करवाते टाइम आप क्या कीजिए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, बाद में मैं आपको थ्योरी बोलकर समझा रही हूँ, ठीक है। तो क्या कीजिए, आप विश्लेषण कर दीजिए उनको, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जब आपका टॉपिक कवर हो जाए तो फिर आपको उसको, जैसे हम चैप्टर को समराइज करते हैं, आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, इस मेथड से उनको सिखा दीजिए, ठीक है। बाद में उसको सिंथेसाइज कर दीजिए कि चैप्टर में हमने ये पढ़ा, ये सब कुछ हमारे इस चैप्टर में था, ठीक है। फिफ्थ है मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, इंडक्शन टू डिडक्शन, आगमन टू निगमन विधि। देखिए इंडक्शन में क्या होता है, जब कि इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन में हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देकर चीज़ समझाते हैं, फिर उसको रूल पर लेकर जाते हैं। और डिडक्शन में क्या होता है, पहले हम रूल बता देते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं। तो हमें हमेशा लैंग्वेज टीचिंग की लैंग्वेज टीच करते समय ध्यान रखना है कि हमें पहले बच्चे को एग्जाम्पल सिखाना है, एग्जाम्पल देना है। जैसे आपने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख दिया, फिर आप उसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे बनाया, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर समझाइए, फिर उसका रूल समझाइए। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को जब भी हमारा सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम उनका इंटरेस्ट देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं कि वो किस तरह से चीज़ को समझ सकते हैं, हम कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से, मतलब जैसे चार्ट वगैरह भी हम कई बार यूज़ करते हैं, मॉडल भी यूज़ करते हैं, या हम कौन सी थ्योरी को यूज़ करके उन्हें पढ़ाएं जिससे कि वो इजली समझ पाएँ। सेवन्थ है हमारा स्पेसिफिक टू जर्नल, विशेष से सामान्य की ओर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नियम से बच्चों को पहले नियम बताते हैं कि ये हमारा नियम है। जैसे कई बार मैथ्स में हम क्वेश्चंस निकालते हैं, हमें फॉर्मूला दे दिया जाता है, ठीक है, बाद में हम थ्योरम में क्या करते हैं, उस फॉर्मूले का प्रूफ निकालते हैं कि हमने कैसे ये फॉर्मूला निकाला है। तो ठीक है, तो इस तरह से भी आप बच्चों को लैंग्वेज टीच करवा सकते हैं। उन्हें आप विशेष चीज़ें बताइए कि हमारे इसके अंदर ये विशेष चीज़ें हैं, फिर धीरे 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 उनसे उसको करके सिखाना चाहते हैं। तो ये नीचे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अच्छा ऑप्शन है, कौन सी इनमें से अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखिए अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस, हमें अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चों को कि वो प्रैक्टिस करें और अपनी ऐसी हैबिट डेवलप करें कि जिससे वो खुद की हेल्प कर सकें, ठीक है। इनकरेज द यूज़ ऑफ देयर मदर टंग टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें उनको इनकरेज करना है कि वो अपनी मदर टंग का ही यूज़ करें अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। गो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, और या फिर क्या करें कि द टीचर स्पीकिंग स्टाइल विच लर्नर्स कॉपी, टीचर के स्पीकिंग स्टाइल को बच्चे कॉपी कर लें और चीज़ों को सीख लें। तो आप खुद सोचिए इनमें से सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट में सबसे अच्छा वर्ड कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर आपको किसी ऑप्शन में मिल जाए ना तो उस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड हमारी स्टडी को लेकर चलते हैं, हमारी टीचिंग को लेकर चलते हैं। तो उसमें हमें बच्चों को क्या करना होता है, खुद सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, संरचनावाद एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग स्टडी ए वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैंपल्स एंड ड्रा ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन, ठीक है, फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। स्टडी हमें इस डिफरेंट सैंपल से या वेल फाउंडेड कंक्लूजन से हमें करनी चाहिए, या फिर खुद की अंडरस्टैंडिंग से हमें समझना है, थ्रो एक्सपीरियंस थिंग्स रिफ्लेक्टिंग देयर दोज एक्सपीरियंस, या फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस को लेना है जिससे हमारे जो एक्सपीरियंस है वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर्स, सभी फैसिलिटी टीचर दे दे, बच्चे कुछ ना करें, ठीक है। या फिर क्या करें, वेराइटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ओन थिंकिंग,
मीडिया की हेल्प से अपनी अलग अलग मतलब अपनी खुद की थिंकिंग बनाएं, रिसर्च करें। कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स, अपने खुद के लर्निंग एड्स बनाएं, ठीक है। गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब देखिए इसका क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव होता है संरचनावाद, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना, जब बच्चा खुद कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, उस टाइम पे यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, व्हेन स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग हरसेल्फ, जब वो खुद से कोई चीज़ को सीखता है, ठीक है। तो स्टडी करना अलग अलग चीज़ों की जो सिमिलर नहीं है उन सैंपल्स की स्टडी करना, ड्रा ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन, और अपने हिसाब से एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना। ये क्वेश्चन आया था देखिए 2012 में, और एक क्वेश्चन 2016 में भी आया था कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर। उसका थोड़ा सा क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था। मैं बोलिए, कंस्ट्रक्टिविज्म इज इन लैंग्वेज लर्निंग फोकस ऑन, संरचनावाद के अकॉर्डिंग अगर हम लैंग्वेज को लर्न करवा रहे हैं तो किस चीज़ पर फोकस करती है, द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन ए क्लासरूम, क्लासरूम में जो टीचर है उसके रोल पर, इंगेजिंग लर्नर इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, या फिर लर्नर्स को बिजी रखती है नई नॉलेज को गेन करने में, नई नॉलेज को बढ़ाने में, द रोल ऑफ इमिटेशन, अनुकरण के सिद्धांत पर, या फिर मेमोराइजिंग। देखिए मेमोराइजिंग तो कहीं पर भी आ जाए उसको गलत ही लेकर चलेगा, हमें किसी भी चीज़ को याद तो करवाना ही नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद क्या कहता है, संरचनावाद बेसिकली इसी चीज़ पर फोकस करता है कि बच्चे नई नई चीज़ों को अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकें, उसको एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा गया था। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन ए लैंग्वेज क्लासरूम पॉसिबल थ्रू, अगर आप स्टूडेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि आपकी क्लास में वो अच्छे से पार्टिसिपेट करे, जो आप पूछ रहे हैं उसका अच्छे से जवाब दे, तो आप क्लासरूम में क्या करेंगे, ठीक है, जिससे ये चीज़ पॉसिबल हो सके। लेक्चर मेथड का यूज़ करेंगे, ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसको सीधा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, इंडक्टिव मेथड का यूज़ करेंगे, या फिर डिस्कशन एंड डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, डेमो दिखाइए उनको, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन मेथड को यूज़ कीजिए। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचर इन ए लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक है। लैंग्वेज क्लासरूम, अगर आप किसी और भी लैंग्वेज क्लासरूम ज़रूरी नहीं है, अगर आप मैथ्स या साइंस किसी भी क्लास में ये मेथड यूज़ करते हैं तब भी आपकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव बनेगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल, ये जो ड्रिल होती है ना, ये हमारी बेसिकली क्या होती है, इसमें जैसे टीचर को बच्चा फॉलो करता है, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है ना उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। हम चाहते हैं, मान लीजिए टीचर बोलता है वाव, तो बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे वाव, फिर टीचर बोलता है वाव, तो बच्चे बोलेंगे वाव। मतलब टीचर क्या करवाता है, जो टीचर बोलता है बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं। टीचर क्या करवाता है इसमें, इस ड्रिल को यूज़ करके जो भी चीज़ वो सिखा रहा है उसके ऊपर कंट्रोल सिखाता है, उस लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल सिखाता है, उसकी प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछे कि वो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल का यूज़ कर रहा है अपनी टीचिंग में, तो वो क्या कर रहा है, तो वो उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज को बच्चों को उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज पे कंट्रोल करना सिखा रहा है, उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लीजिए। डेवलपिंग राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि टीचर इसमें बोल के पढ़ाता है, बोल के बच्चे जो टीचर बोल रहा होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन चल रही होती है बच्चे उसी को कॉपी करते हैं इसमें। इम्प्रूविंग द इन्फ्लुएंसी ऑफ लर्नर, इवेलुएटिंग लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल को सिखा रहे हैं वो नहीं। गिविंग लिसनिंग स्किल तो ऑटोमेटिक वो पहले ही सीख रहे होते हैं, इसमें तो वो क्या करते हैं, लैंग्वेज पर कंट्रोल सिखाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, कि किसी वर्ड को आप किस किस वे में बोलते हैं, ठीक है, जिस जिस वे में आप किसी चीज़ को, अब एक आप सिंपली बोल देते हैं वाह क्या लग रहा है, सिंपल सा हाँ कि सुंदर है, बट अगर आप इसी चीज़ को एक्साइटेड होके बोलेंगे तो क्या लगेगा, शायद बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ना। तो क्या करवा रहे हैं, वो लैंग्वेज पर कंट्रोल सिखा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।